हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम देखने वाले हैं पाठ 10 में वृत्त मतलब कि प्रश्नावली 10.2। इससे पहले जितने भी उदाहरण थे हमने लास्ट क्लास में किए थे और कुछ प्रमेय भी देखे थे, प्रमेय संख्या 10.2। तो आई होप कि वो सब चीजें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 की। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ ही आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम यहाँ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की क्लासेस को कवर कराते हैं। इसके साथ ही अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम का अपना एक अलग चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.2 और ये रहा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक सभी अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो इसमें कोई ना कोई विकल्प सही होगा, वो हमें बताना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अगर तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपके पास एक वृत्त है। आपके पास भाई एक वृत्त है कुछ इस प्रकार का, ध्यान देंगे यहां पे एक वृत्त है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया बिंदु Q से। ये बिंदु Q है, यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर मान लो केंद्र O है तो यहां से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, अब इसको मैंने R मान लिया तो आपको OR क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। इसको मैंने x मान लिया तो आपको x निकालना है। x क्या आएगा? आ रही है बात समझ में? तो यहां पर आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, तो यह 90 अंश का कोण बनेगा। आप इस त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस का मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, मतलब इसका वर्ग, सबसे लॉन्गेस्ट भुजा जो है इसका वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। 25 का वर्ग होता है भाई 625 बराबर x का वर्ग, 24 का वर्ग होता है कितना? 576। इसको इधर लाएंगे, माइनस होगा 625 माइनस 576 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करो, 15 माइनस 6 9, 11 माइनस 7 4, 49 आ गया एक्स स्क्वायर का मान। तो x का मान आ जाएगा कितना? √49 मतलब कि 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ विकल्प संख्या A जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक TP है और एक TQ है, इस प्रकार है कि यहां पर एंगल 110 बन रहा है, तो आपको ये वाले कोण का मान बताना है, PTQ का मान बताना है। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। यहां पर एक काम करते हैं हम, यहां पर ये रेखा PQ को मिला देते हैं। PQ को मिलाया, जैसे ही आप PQ को मिलाते हैं, अब आपको पता है प्रमेय संख्या 10.2 में मैंने पढ़ाया था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाहरी बिंदु से आप दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं एक वृत्त पर, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। अब जब ये आपस में बराबर होंगी तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है बातें? इसी प्रकार अंदर की बात करता हूं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। अब इस त्रिभुज में देखना, ये जो आपको येलो कलर से त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगी। अब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो इनके सामने के कोण आपस में बराबर। इस कोण को x बोल दिया और इस कोण को भी x बोल दिया। इन तीनों कोणों का योगफल 180 आएगा, मतलब x प्लस 110 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। x प्लस x 2x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110 डिग्री। और 2x का मान आपके पास आ चुका है 70 डिग्री, मतलब x का मान आ चुका है 70/2 35 डिग्री। तो आपके पास ये वाला x निकल के आ चुका है 35 डिग्री। तो मैं ये हटा देता हूं जिससे कि थोड़ी सी जगह यहाँ पे बच जाए, आपको चीजें समझ में और अच्छे से आए। तो ये पता चल गया कि भाई जब इस रेखा को मिलाया था तो ये वाला जो कोण है
जब इस रेखा को मिलाया था तो ये वाला कोण जो आपके पास निकल के आया वो 35 डिग्री का आया। अब आपको ये भी पता है कि ये पूरा कोण 90 अंश का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। तो जब ये पूरा 35 है, पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, इतना 35 है, तो इतना कितना बचा? 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 5, ये वाला 55 हो जाएगा। भाई पूरा 90 है, इतना 35 हुआ, तो इतना कितना होना पड़ेगा? 55 होना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो दोनों कोण, ये 55 तो ये भी 55। अब इस वाले त्रिभुज में देखो, इस ग्रीन वाले त्रिभुज में देखो, यहां पर तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होगा, मतलब PTQ प्लस 55 प्लस 55 कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। PTQ 55 55 110, उधर जाके माइनस हो गया, तो 180 माइनस 110, तो ये निकल के आपके पास आ चुका है कितना? 70 डिग्री। कितना आ गया? 70 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आसान भी है, कुछ नहीं है, बस त्रिभुज की प्रॉपर्टीज अगर आपको आती हैं तो खेल जाओगे इसको। प्रश्न संख्या 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों। कुछ इस प्रकार की बात हो रही है कि एक वृत्त है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, ये दोनों एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। बिंदु P से O केंद्र वाले, बिंदु P से ये काम हो रहा है, दोनों स्पर्श रेखाओं का नाम PA और PB है, और वृत्त का केंद्र बोल दिया कि O है। क्लियर है बातें? तो POA किसके बराबर होगा? POA की बात यहां पर पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले इनको मिलाएंगे आपस में, इनको मिलाएंगे आपस में, ये केंद्र हो गया, और इस रेखा को ऐसे मिला दो। क्लियर है बातें? POA पूछा जा रहा है, अभी उसकी बात करेंगे हम थोड़ी देर में, पहले समझो इसको, एक एक चीज को समझो। ये जो है, इनको भी मिला दो भाई, इनको भी मिला दो, इनको क्यों छोड़ रहे हो? POA अभी निकालेंगे, पहले समझो आप ध्यान से कि यहां पर क्या कहानी चल रही है। ये पूरा 80 है, तो इतना कितना हो गया? 40 हो गया, है ना? इतना कितना हो गया? 40 हो गया। यहां पर कोण कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। यहां पर पूरा कोण कितने का बन रहा है? 90 का। अब ध्यान से जरा इस त्रिभुज को देखना, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, या व्हाइट कलर से बना दूं तो ज्यादा बढ़िया आपको दिखेगा। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ये पूरा कोण 90 होगा, क्योंकि भाई ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा है, एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, तो ये कोण तो 90 हो गया। ये कोण तो 40 है, पूरा 80 है, तो इतना कितना? 40। अब इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो POA निकल जाएगा। ये तीनों कोण आपस में जोड़ दो, तीनों कोण आपस में जोड़ेंगे तो 90 प्लस 40 प्लस POA, तीनों कोणों का योगफल 180 आना चाहिए। 90 और 40 130 होता है, तो 180 में से जब आप 130 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। विकल्प संख्या ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बातें? कोई डाउट वाली बात यहां पर प्रश्न संख्या 3 में नहीं है। तो ये 3 बहुविकल्पी प्रश्न थे जिनको हमने किया, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिद्ध कीजिए कि किसी व्यास के, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। बोल रहा है कि आपके पास एक वृत्त है, इस प्रकार से ध्यान देना, यहां पे आपके पास भाई एक वृत्त है, वृत्त के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाएं, स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहां पर पहले मैं इसका एक व्यास बना देता हूं। एक क्या बना दिया? व्यास बना दिया। कुछ इस प्रकार से इसका एक व्यास बन गया, जो केंद्र से होकर जा रहा है, जो केंद्र से होकर जा रहा है, ये व्यास हो गया, और ये इसका केंद्र हो गया, इस केंद्र से व्यास होकर जा रहा है। बोल रहा है कि दो समांतर, परस्पर समांतर क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो आपके सामने मैंने वृत्त बना दिया, आपके सामने मैंने व्यास बना दिया। अब व्यास के सिरों पर जो आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो परस्पर समांतर है। कुछ इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। तो व्यास के सिरों पर हमने क्या खींच दिया? दो स्पर्श रेखाएं। व्यास के सिरों पर क्या खींच दिया? दो स्पर्श रेखाएं। और अब इनको हम सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी।
तो आपको ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, कि व्यास है, व्यास के दोनों सिरों पर दो रेखाएं खींच दिया है ना, तो आपको इन दोनों स्पर्श रेखाओं को आपस में समांतर सिद्ध करना है। ध्यान देना यहां पर कैसे इसको करेंगे। अब जैसा कि मुझे पता है, कुछ नाम लिख लेते हैं, O X Y M N P Q। सबसे पहले आप इतनी बात देखेंगे जितनी बात यहां पर दिख रही है, OP और XY को। OP परपेंडिकुलर हो जाएगा XY पर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वृत्त के केंद्र से, मतलब जो त्रिज्या होती है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। पता ना, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में 90 अंश का कोण बनाते हैं। स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है? कारण भी बता दिया, क्लियर है बातें। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो भाई दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। और इसी प्रकार, अच्छा पहले इसका मान लिख लो, एंगल XPO बराबर 90 डिग्री, समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार क्या मैं नीचे भी बोल सकता हूं कि 90 डिग्री का यहां पर कोण बन रहा है, यहां पर इस साइड में क्यों बनाया अभी बताऊंगा। आप चाहो तो इस साइड भी बना दो, बस कारण बदल जाएगा। यहां पर अगर बनाएंगे तो ये और ये आपस में बराबर हैं, ये दोनों क्या बना रहे हैं? एकांतर अंतःकोण। क्या बना रहे हैं? एकांतर अंतःकोण। भाई दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। अगर आप इधर बनाते तो कुछ कारण और देना पड़ता है ना, कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 अंश है, इसलिए दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? एंगल OQN कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, समीकरण संख्या 2। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल XPO और ऐसे लिखो, पहले ये लिखो कि ये दोनों रेखाएं XY और MN दो रेखाएं हैं। XY और MN समांतर नहीं बताऊंगा अभी, MN दो रेखाएं हैं। देखो लिखने का तरीका आना चाहिए, समझ में तो आ गया कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों आपस में समांतर होंगी, बात तो खत्म हो गई। लेकिन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। लिखेंगे XY और MN दो रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा किसको बनाएंगे? इसको। PQ एक तिर्यक रेखा है, PQ एक तिर्यक रेखा है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। XPO बराबर OQN, ये दोनों एकांतर अंतःकोण युग्म हैं। ये दोनों एकांतर अंतःकोण युग्म बना रहे हैं, एकांतर अंतःकोण युग्म बना रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, इसलिए XY समांतर हो जाएगा MN के। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन आपको सिद्ध करना आना चाहिए। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो हल्के में नहीं लेना इसको, है ना। देखने में तो आसान लग रहा है कि सर क्या ही था इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बातें? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसमें भाई एक वृत्त बना लेंगे और वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और स्पर्श रेखा जहां पर भी है, यहां पर जब आप लंब ड्रॉ करते हो ना, जैसे स्पर्श बिंदु इसका ये हो जाएगा, है ना। मान लो स्पर्श बिंदु P है और इसका केंद्र O है। आपको सिद्ध ये करना है इसमें कि अगर बिंदु P पर कोई लंब खींच रहे हो तो ऑटोमेटिक कहां से होकर जाएगा? केंद्र बिंदु O से। तो ये हमें सिद्ध करना है कि ऐसा होता है कि इस पर अगर हम एक लंब खींच रहे हैं तो वो लंब केंद्र से होकर जा रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें? सबसे पहले
इसको OP को मिला दिया, O केंद्र है और OP इसकी त्रिज्या हो गई, OP क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब हमें पता है प्रमेय से कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ कैसा कोण बनाती है भाई, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात सबको पता है, प्रमेय में मैंने पढ़ाया था, प्रमेय संख्या 2 में, है ना, प्रमेय संख्या 1 में का कोण बनाती है। तो ये बात पहले हम लिख लेंगे, है ना। स्पर्श रेखा का भी कोई नाम दे दो, इसका नाम दे देता हूं मैं XY। तो ये हम लिख सकते हैं कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है, वो लंब है किस पर, XY पर। बात क्लियर है, OP परपेंडिकुलर है XY पर। तो क्या मैं ये भी बात लिख सकता हूं कि एंगल OPY जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये समीकरण संख्या 1 हो गई। ये बात क्लियर है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अगर इस पर मैं कोई लंब डालता हूं, ये लंब तो है लेकिन मैंने मान लिया कि इस पर डाला गया लंब किसी और बिंदु O डैश पर जाता है और ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है। लॉजिकल चीजें हैं, समझना इसको। तो इस पे मैंने एक लंब डाला, ठीक है, एंगल O डैश PY बराबर 90 डिग्री। ये रचना किया मैंने, रचना से ये समीकरण संख्या 2 हो गई आपकी। अब ये 1 और 2 कब पॉसिबल है कि ये वाला भी कोण 90 है, ये वाला भी कोण 90 है और व्हाइट कलर से जो दिख रहा है वो वाला भी कोण 90 है। ऐसा तभी संभव है जब ये O और O डैश एक ही बिंदु को निरूपित करते हो। मतलब ये O डैश भी कहां पर होना चाहिए भाई, केंद्र बिंदु पर होना चाहिए। तो लिखेंगे ऐसा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब ये दोनों ही 90 अंश के कोण बना रहे हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। एंगल OPY बराबर हो जाएगा एंगल O डैश PY के। और लिखेंगे ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है जब O और O डैश समपाती हो, मतलब एक ही बिंदु को निरूपित करती हो। O और O डैश समपाती हो, अर्थात स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और इस पर थोड़ा सा मतलब कि अपने दिमाग में रखना है कि ये तो हमें पहले से पता था कि ये जो रेडियस है, ये जो त्रिज्या है, ये तो 90 अंश बनाएगी। फिर हमने माना कि हमने जो 90 अंश बनाया है वो कहीं और जा रहा है। फिर हमने देखा कि भाई दोनों ही 90 अंश को निरूपित कर रहे हैं, मतलब ये दोनों बिंदु एक के ऊपर एक होना चाहिए। मतलब ये O डैश को भी कहाँ होना पड़ेगा, O के ऊपर होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि केंद्र से होकर जाता है। क्लियर है बातें, आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले तो इसका हम चित्र बनाएंगे, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस प्रकार का फिगर बन रहा है। तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और इस पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दिया इस प्रकार से। इस प्रकार से ये इस पर एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम हो गया XY। क्या नाम हो गया, XY। बोल रहा है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका नाम AB ही रख लो तो ज्यादा बेटर है ना। AB, A जो है वो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब ये वाली दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, मतलब कि अगर यहां पर m लिख दिया तो AM की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो मैंने क्या किया, O और M को मिला दिया, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, इसको R नाम दे दिया और आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है। तो मिला जुला के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डायग्राम जो है, जो फिगर है, वो आपको बढ़िया तरीके से बनाना आना चाहिए। अब यहां पर आपको पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बात लिखेंगे कि एंगल OMA बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कैसे,
वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। आ रही बात समझ में? तो ये तो पता है आपको प्रमेय में कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन भाई ये कारण लिखना बिल्कुल जरूरी है। अगर ये कारण नहीं लिखेंगे तो कभी कभी टीचर इस पर नंबर काट लेते हैं, तो अपना नंबर तो बचा के ही रखना है। तो हमने देखा कि ये 90 अंश का एक कोण बन रहा है, तो ये पता चला कि जो ये त्रिभुज दिख रहा है आपको कौन सा, OMA, तो लिखेंगे त्रिभुज OMA एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज OMA एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और अपने आप आपका आंसर R निकल कर आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यहां पर जो कर्ण है OA का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस OM का वर्ग, AM का वर्ग प्लस OM का वर्ग। OA पता है 5 तो इसकी जगह पर 5 लिख दिया, 5 का वर्ग। AM पता है 4 तो इसकी जगह पर 4 का वर्ग। OM को मैंने R मान लिया तो इसकी जगह पर R का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16 और यहां पर बच गया R का वर्ग। R का वर्ग जो निकल के आ रहा है 25 माइनस 16 मतलब कि 9, तो R हो जाएगा √9 मतलब कि ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितना आ चुका है भाई? 3 सेंटीमीटर, जो हमसे पूछा जा रहा था। तो ये आसान क्वेश्चन है। मैंने देखा है जितना भी आपके पिछले साल के एग्जाम्स जितने भी हुए हैं, नॉर्मली ये क्वेश्चन आपसे अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में पूछा गया है हमेशा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे जरूर प्रैक्टिस करेंगे, 100% आने वाला प्रश्न है ये। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। विस्तृत में नहीं आता, ये अति लघुत्तरीय में या अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में देखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब कि दो संकेंद्रीय वृत्त है, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान है। एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त आपका ये हो गया। ये दोनों संकेंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र, ये वाला केंद्र जो है समान है, इसको भी O बोल दिया मैंने। अब जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है वो बड़े वृत्त की जीवा बन जाएगी। कैसे? अब छोटे वृत्त की यहां पर स्पर्श रेखा बनाओगे, ये वाली, ये स्पर्श रेखा है। जो बड़े वृत्त की क्या दिख रही है आपको? जीवा दिख रही है। छोटे वृत्त की तो स्पर्श रेखा है ये, लेकिन बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है ये। क्लियर है इतनी बात? अब इस जीवा का या इस स्पर्श रेखा का नाम मैंने AB रख दिया और यहां पर M लिख दिया। यहां पर कुछ रचनाएं करेंगे। रचना में लिखेंगे, रचना में आप लिखेंगे कि OM परपेंडिकुलर टू AB खींचा, OM परपेंडिकुलर AB खींचा। मतलब कि यहां से O से इस पर एक लंब डाल दिया गया। अब देखना बड़े वाले वृत्त को 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि किसी वृत्त, बड़े वाले वृत्त की बात कर रहा हूं मैं, किसी वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? समद्विभाजित का मतलब होता है कि जीवा को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो ये काम करेंगे, यहां पर लिखेंगे उपपत्ति में, या ऐसे ही लिख लो कि OM परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए जो AM है वो BM के बराबर होगा। क्यों होगा? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। कोई डाउट नहीं है इसमें? बढ़िया एकदम, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है AM बराबर BM के।
क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, ये समझ में आ चुका है कि ये जो AM पोर्शन है वो BM के बराबर होगा। अब आपको पता भी है कि ये लंब होगा, है ना, ये लंब है, ऐसे भी लिख सकते हो, ये रचना कर दो, या तो ये भी लिख सकते हो आपकी जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये भी बात बता सकते हो कि ये वृत्त की त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उस जीवा की लंबाई याद करो, आपसे AB की लंबाई पूछी जा रही है। तो एक बार इसको मिलाएंगे, OA को मिलाया, OA परपेंडिकुलर टू AB खींचा और OA तथा OB को मिलाया, OA और OB को मिलाया। ठीक है, इसको भी मिला दो अगर मिलाने का मन करे तो, नहीं भी मिलाओगे तो भी काम चल जाएगा। अब इसमें से किसी एक त्रिभुज में, जैसे मैंने OMA ले लिया, ये वाला, इस त्रिभुज में आपको क्या करना है, OMA में, यहां पर OMA में आपको पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस लगाएंगे तो अपने आप आपके पास AM आ जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से, वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है जिसको मैंने मोटा सा बना दिया, ये 5 सेंटीमीटर है। ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है तो ये 3 सेंटीमीटर है। और आपको निकालना है AM, निकाल लोगे बड़े आसानी से। तो लिखेंगे इसमें त्रिभुज OMA में OA का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। अब यहां पर OA का मान कितना है, 5, तो 5 का वर्ग, OM का 3 का वर्ग, और ये तो पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, AM का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग इधर आके माइनस हो जाएगा 9, AM का स्क्वायर। AM का स्क्वायर जो आपके सामने निकल के आ रहा है वो आ रहा है 16, और AM कितना आ जाएगा, AM आ जाएगा √16, और AM का मान आपके पास आ चुका है 4 सेंटीमीटर। हमें पता है AM बराबर BM, और ये दोनों का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब AB का मान कितना आ जाएगा, AM प्लस BM, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, तो AM प्लस BM मतलब 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर इसका मान आ चुका है। तो ये आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। 9th क्लास में भी इस तरह के सवाल आप पढ़ चुके हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहां दिया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एग्जाम में आता रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। दिख रहा है कि एक वृत्त है और उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखो यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट है, बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बार बार सब में, स्टेट बोर्ड की बात कर लो या CBSE बोर्ड्स की बात कर लो, सब में भाई ये क्वेश्चन बार बार देखा गया है। इसको ध्यान से समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो बाह्य बिंदु है A, बाह्य बिंदु क्या है A, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आ रही बात समझ में? बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही हैं, AP और AS, ये दोनों आपस में बराबर। इसी प्रकार से B बिंदु से BP और BQ, ये दोनों भी आपस में बराबर। C बिंदु से CR और CQ आपस में बराबर, और D बिंदु से DR और DS आपस में बराबर। बस इतना ही करना है, काम खत्म। ये 4 बातें लिखेंगे। लिखने का भी एक तरीका है, वो समझेंगे। ये तो समझ में आ जाता कि सर ये लिखना है, लेकिन लिखना कैसे है उसको ध्यान दो। लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती हैं। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये तो प्रमेय की बात हो गई, प्रमेय दूसरा जो पढ़ाया था मैंने, आपस में बराबर होती हैं। तो जल्दी से 4 बातें लिखवा दो मुझे, जल्दी से 4 बातें। इसलिए सबसे पहले A से देखेंगे, AP बराबर AS। पहला तो कैसे भी लिख लो, पहली बात तो कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी बात में ध्यान देना है। AP बराबर AS लिख लिया। अब कहां जाना चाहते हो, B के पास आ जाओ। B के पास क्या है, BP और BQ। ध्यान देना, BP उसी तरफ लिखना जिधर आपने AP लिखा है।
यही बात ध्यान देना है बस। बीपी उधर ही लिखना है जिधर आपने एपी लिखा है। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि बीपी बराबर बीक्यू, तो बीपी इधर ही लिखना जहां पर एपी लिखा है, बीपी बराबर बीक्यू। समीकरण संख्या 2। सी पर आ जाओ, सी पर आ जाओ। यहां से क्या आ रहा है, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू। लेकिन ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना कि जिधर बी क्यू है उधर ही क्या होना चाहिए, सी क्यू होना चाहिए। मतलब ये जो सरल रेखाएं दिख रही हैं एक तरफ होनी चाहिए। तो सी बिंदु से लिखेंगे सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, सी क्यू इधर लिखना पड़ेगा और सी आर इधर, सी क्यू बी क्यू के साथ, है ना भाई भाई यही है। तीसरी बात, चौथी बात क्या हो जाएगी, डी आर बराबर डी एस, तो डी आर यहां पर लिखेंगे आर वाले के साथ और डी एस यहां पर आ जाएगा। समीकरण संख्या 4, चारों को जोड़ दो। समीकरण 1 2, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर जब इनको जोड़ोगे तो एक तरफ एपी बीपी सी आर डी आर आ रहा है। क्या आ रहा है, एपी बीपी सी आर और डी आर, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस। क्लियर है बातें। अब इनको ध्यान से देखो, जब आप एपी और बीपी को मिलाओगे, एपी और बीपी को, इन दोनों को मिलाओगे एपी और बीपी, तो ये क्या मिल रहा है पूरा का पूरा, ए बी। क्या मिल रहा है पूरा का पूरा यहां से यहां तक, ए बी, तो इसको लिख देंगे ए बी। ऐसे ही सी आर और डी आर, दोनों में से आर हटा दो, आर हटा दो दोनों में से, तो क्या मिल जाएगा, सी डी, सी डी। सी आर और डी आर देखो ना, सी आर और डी आर क्या मिल जाएगा, सी डी। यहां देखो ए एस और डी एस, जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है उन्हीं को देखना है। दोनों में एस कॉमन आ रहा है, तो ए एस और डी एस को मिलाने पर क्या मिल रहा है, ए डी मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, ए डी, ये वाली रेखा ए एस और डी एस, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ए डी। तो यहां पर लिख देंगे ए एस और डी एस की जगह ए डी, और इसी प्रकार से बी क्यू सी क्यू क्या मिल जाएगा, बी सी। क्या यही सिद्ध करना था, एक बार दोनों को मिलाना? तो बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब कि 4 से 5 नंबर बस इतना करने से मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए इसकी। एक बार बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, लघु उत्तरीय में पूछा जाने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन। बात कर रहे हैं यहां पर, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया भी था स्टार्टिंग में कि किसी वृत्त पर अगर समांतर रेखाओं की समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो केवल और केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो व्यास के सिरे पर होती हैं, एक इधर और एक इधर। आगे की बात, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है ना। मतलब इसको ये ए पर और ये बी पर प्रतिच्छेद करती। डायग्राम आपको दिख ही रहा है, ये डायग्राम आपको दिया जाएगा बाकायदा। आपको सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी का मान कितना, 90 डिग्री है। ये वाला कोण कितना है, 90 अंश का है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखते ही भाई ऐसा लगता है कि क्या ही कर दूं, इसमें कैसे होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के लिए बताता हूं कि इसमें कुछ स्टेप्स बताऊंगा। जो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं उसमें मैं 1 से 2 स्टेप बताता हूं, आपको उन स्टेप्स को याद रखना है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर मैं 1-2 आपको स्टेप बताऊंगा, उनको याद रखोगे तो ये क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आएगा इसको पहचान लेना है कि हाँ सर यही वाला क्वेश्चन है, फटाफट उन स्टेप्स को अप्लाई करना है और आपका सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो? सबसे पहली बात इसमें आपको याद रखना है कि ओसी को मिलाना है, एक रचना करना है। रचना में क्या है, रचना ओसी को मिलाया। तो सबसे पहले यही बात लिख देते हैं, रचना ओसी को मिलाया, ओसी को मिलाया। ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं है। ओसी को मिलाने के बाद क्या करेंगे, अब ध्यान दो, ओसी को मिलाने के बाद हम क्या कर रहे हैं। क्या ये दिख रहा है कि ये जो ए बी है ये एक स्पर्श रेखा है। ये जो ए बी आपको लाइन दिख रही है, ये वाली ए बी, क्या ये ए बी एक स्पर्श रेखा है? बिल्कुल है। जब ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो लिखेंगे एंगल, पहले पूरी बात लिख लो, ए बी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है और
ओसी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए ये परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एंगल OCA बराबर एंगल OCB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट वाली बात कि इधर का भी 90 हो जाएगा और इधर वाला ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये 90 होगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा और ये भी वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ नीचे ये भी 90 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार, ऊपर और नीचे वालों को भी बता दो 90 डिग्री। इसी प्रकार एंगल OPY बराबर एंगल OQY डैश, एंगल OQY डैश बराबर 90 डिग्री। तो ये चार यहां पर 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, ये बात सबको क्लियर है। सबसे पहले आपको ये सिद्ध करना था, ये बताना था कि OC को मिलाया तो यहां 90-90 बन गया, क्लियर बात। इसी प्रकार से भाई ऊपर यहां पर और यहां पर भी 90-90 डिग्री का कोण बनेगा। कोई डाउट नहीं यहां तक कि ये चार कोण 90 डिग्री के बनने वाले हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। अब देखो, ये तो पहला स्टेप था, ये आपका स्टेप नंबर 1 था कि OC को मिलाया और चार कोण को 90 डिग्री दिखा दिया। जितने भी स्पर्श रेखा और आपके त्रिज्या के बीच का कोण था सबको 90 डिग्री दिखा दिया। आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये है कि इसमें दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। एक ये वाला, ये कोने कोने वाले त्रिभुज को, इसको इसके सर्वांगसम करना है आपको, इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम करना है, और इसी प्रकार से नीचे वाले इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम करना है। कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई। तो सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुजों की बात कर लेते हैं। बात करेंगे त्रिभुज OPY, त्रिभुज A है, Y तो आगे है, इस बिंदु का नाम A है तो A लेंगे। OPA, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना यहां पे, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। OPA त्रिभुज, OPA तथा त्रिभुज, इसके साथी त्रिभुज कौन सा है? OCA में। तो दूसरा स्टेप क्या बताया कि इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम करो। क्यों? क्या फायदा मिलेगा सर्वांगसम करने से? सर्वांगसम करने से बाई CPCT से मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यही करने के लिए, बस यही करने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि इन दोनों कोणों को मैं आपस में बराबर सिद्ध कर सकूं। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, यहां पर तीन बातें जल्दी से बता दो जिससे कि मैं लिख सकूं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। सबसे पहली बात, OP बराबर OC। कारण बताओ जल्दी से, क्यों OP बराबर OC? क्योंकि सर ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। दूसरी बात बताओ, दूसरी बात कौन सी हो जाएगी कि सर ये OA जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। OA नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, OA ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, तो लिखेंगे OA बराबर OA। क्या? OA बराबर OA, उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ भुजा को दर्शा रहा है तो इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। तीसरी बात क्या हो जाएगी? तीसरी बात ये हो जाएगी कि AC बराबर AP। ये क्यों होगा? इसका कारण कौन बताएगा कि AC बराबर AP होगा? कैसे होगा? क्योंकि A एक बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर बिंदु है, और यहां से स्पर्श रेखा 2 खींची गई है। तो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं आपस में समान होती हैं। तो लिखेंगे AP बराबर AC। AP बराबर AC। यहां पर कारण आप खुद से लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में समान होती हैं। तो यहां पर कारण लिख लिया। तीन बातें हो गई, मतलब तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज OPA सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OCA के SSS रूल के अनुसार, SSS सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार। बात क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है। अब मैं CPCT से वो बात लिख सकता हूं क्या जो मैं लिखना चाह रहा था कि भाई ये वाला कोण जो है, ये वाला, वो इस कोण के बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल COA बराबर एंगल POA बराबर एंगल 1 माना। और ये सब बातें हमने कैसे लिख दिया? तो ये सब बातें लिखा है CPCT से, एकदम बढ़िया। इसको भी मान लिया कि ये भी, अब दोनों बराबर हैं तो इसको भी एंगल 1 मान लिया, इसको भी एंगल 1 मान लिया। अच्छा, जैसा काम ऊपर किया गया है
वैसे ही इन दोनों त्रिभुजों को भी आप सर्वांगसम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों त्रिभुजों को भी आप सर्वांगसम कर लेंगे। अब जब ये दोनों भी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, ये दोनों भी त्रिभुज, तो हम लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज, हाँ ऐसे लिख दो, इसी प्रकार लिख दो, इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जिस प्रकार से आपने ऊपर के ये दोनों कोण आपस में बराबर दिखाए हैं, उसी प्रकार से नीचे के ये दोनों कोण भी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसको एंगल 2 मान लिया तो ये भी क्या बन गया, एंगल 2। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो लिखेंगे इसी प्रकार एंगल OCB बराबर एंगल BOQ या QOB बराबर एंगल 2, ये भी मान लिया। ठीक है, तो दूसरा स्टेप यही था कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करके इन दोनों कोणों को बराबर करो CPCT से, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करके इन दोनों कोणों को बराबर करो बाई CPCT। ये दोनों भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखो ना, ये रेडियस है दोनों के, ये दोनों के रेडियस हो गए, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, और ये जो है ये भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। वही है कि बाहर बाह्य बिंदु से ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। जैसा आपने ऊपर सर्वांगसम किया था उसी प्रकार से बिल्कुल नीचे भी सर्वांगसम हम कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है, बात खत्म है, यही काम करना था बस। लेकिन सर सिद्ध नहीं हुआ ना, AOB को 90 डिग्री सिद्ध करना था, ये नहीं हुआ। वो तो हो जाएगा, वो तो चुटकी बजाने वाला खेल है। ये समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेप क्लियर हैं। बार बार एग्जाम में आएगा, वहां पे नहीं फंसना है। दो ही स्टेप, OC को मिलाया, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि इन सभी कोणों का योगफल करेंगे। 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, तो लिखेंगे PQ एक सीधी रेखा है, PQ एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए ये सारे कोणों का योगफल कितना, बराबर। तो 2 बार एंगल 1 प्लस 2 बार एंगल 2, 2 बार एंगल 1 आ रहा है, 2 बार एंगल 2 आ रहा है, इनका योगफल 180 होगा। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है 180 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 90 डिग्री आ गया। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, अपनी मर्जी से मतलब जिसका यूज है, जो आपको चाहिए। आपको ये सिद्ध करना था कि बीच वाला ये वाला कोण, बीच का ये वाला कोण, इसका मान आपको सिद्ध करना था 90 डिग्री। क्या इसकी एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे मैं पूरी ये बात लिख सकता हूं कि एंगल 1 जो है वो ये वाला है, ये वाला है, एंगल 2 जो है ये वाला है। तो एंगल 1 की जगह पर लिखेंगे इसका AOC, एंगल 1 की जगह पर क्या लिख देंगे, AOC। 1 की जगह पे देखो ना, यहां से यहां तक ये AOC, और ऐसे ही 2 की जगह पर लिखेंगे BOC, 2 की जगह पर लिख देंगे BOC। इसका मान आ रहा है 180 के बराबर। तो AOC और BOC ये पूरा जोड़ने पे हम ये पूरा लिख सकते हैं, इसको पूरे को जोड़ने पे क्या लिख सकते हैं, ये पूरा, पूरे का नाम क्या है, AOB। तो इस पूरे की जगह पर आप लिख देंगे AOB, और इसका मान आपका आ चुका है 180 नहीं 90, सॉरी 180 नहीं 90, काट दिया था ना हमने, तो 90 आ गया था, तो इसको हम 90 लिखने वाले हैं। 180 डिवाइड बाई 2 करके 90 आ गया था, तो यहां पर ये 90 आपका सिद्ध हो चुका है, जो आपको सिद्ध करना था कि 90 डिग्री होगा। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 10 की। 10 में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, देखो ध्यान से, एक वृत्त खींचा है, बढ़िया नहीं बना, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, इसको बढ़िया से वृत्त बनाते हैं ना, ऑटोमेटिक वृत्त जिसको बोलते हैं। जानते हो ऑटोमेटिक वृत्त क्या होता है? नहीं जानते? अभी दिखाता हूं ऑटोमेटिक वृत्त। ये देखो ऑटोमेटिक वृत्त, अभी आएगा, अभी आएगा। तो वृत्त बना दिया, यहां पर एक ये वृत्त हो गया है ना, ऑटोमेटिक वृत्त है ये। और किसी बाह्य बिंदु से इस पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं। तो किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा भाई ये हो गई, और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। ये दो स्पर्श रेखाएं कौन से बिंदु से खींचा गया है, ध्यान दो यहां से, इस बिंदु का नाम दे दिया टी। टी एक बाह्य बिंदु है जहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। अब जहां पर स्पर्श बिंदु बना रहे हैं, ये
जैसे इस बिंदु का नाम ए दे दिया और इस बिंदु का नाम मैंने बी दे दिया। बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु से अगर केंद्र को मिलाओ, चलो मिला देते हैं। स्पर्श बिंदु से अगर आप केंद्र को मिलाते हैं, जैसे ये मिला दिया और ये मिला दिया, तो ये जो दोनों कोण हैं, कौन कौन से, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या है, संपूरक हैं। ये दोनों आपस में क्या है, संपूरक हैं। मतलब इन दोनों कोणों का योगफल आपको 180 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है। इन दोनों कोणों का योगफल आपको 180 अंश के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल ATB, एंगल नहीं अच्छा बना, टेढ़ा बन गया, एंगल ATB प्लस केंद्र वाले का नाम बताओ AOB, इसका मान जो है ये संपूरक हैं आपस में, मतलब कि 180 डिग्री के बराबर होगा। आपको ऐसा कुछ सिद्ध करना है। आसान है, आपको भी पता चल गया होगा कैसे, नहीं पता चला तो अभी पता चल जाएगा। पहली बात मैं लिख दूंगा कि OA जो है ना वो परपेंडिकुलर है AT पर। भाई यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी बताएंगे। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा या नहीं बनेगा। ये स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की त्रिज्या है 90 डिग्री फिक्स है, 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है। यहां पर कारण लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये प्रमेय बार बार मैं लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए, है ना। तो यहां पर मैं ये बात लिख सकता हूं क्या कि एंगल OAT 90 डिग्री, कोई दिक्कत। और इसी प्रकार ये भी लिख सकता हूं क्या, नीचे वाली बात, कि एंगल OBT भी 90 डिग्री होगा। कौन सा वाला, ये वाला OBT, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर भी ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, OB क्या है, परपेंडिकुलर है इस पर, त्रिज्या, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हमें पता है कि ATBO लिखेंगे, ATBO एक चतुर्भुज है, इसलिए इन चारों कोणों का योगफल जो होगा, कौन कौन से कोणों का, एंगल ATB प्लस एंगल OAT प्लस एंगल OBT प्लस एंगल AOB, चारों कोणों को लिख दिया। इनका योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर इतनी बात। इन दोनों का मान 90 पता है आपको, ए वाले का और बी वाले का, तो इन दोनों की जगह पर 90 लिखेंगे। ATB प्लस 90 डिग्री प्लस AOB इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों 90 को उधर भेज दो, तो यहां पर बच गया ATB प्लस AOB बराबर 360 माइनस 90 180, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस करने पर कितना आ गया, ये 180। जो हमें सिद्ध करना था कि ATB और AOB का मान 180 डिग्री के बराबर होगा, तो आसान था ये एक चतुर्भुज था। ये दो कोण 90 हो गए, मतलब दोनों मिला के 180 हो गए। तो भाई इन दोनों को भी मिला के कितना होना पड़ेगा, 180, क्योंकि चारों को मिला के कितना होना पड़ेगा, 360। बात खत्म। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है, बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। परिगत मतलब बाहर, किसी वृत्त के बाहर जो समांतर चतुर्भुज है वो किसका रूप है, समचतुर्भुज का। देखो 9th क्लास में पढ़ाया गया है, शायद भूल गए होंगे थोड़ा बहुत। समांतर चतुर्भुज से कहां पर जाना है, समचतुर्भुज पर। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कब होता है, जब समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर हों। समझेंगे इसको थोड़ा सा। समांतर चतुर्भुज ये रहा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं
बराबर हैं। समचतुर्भुज ये रहा जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो अगर समांतर चतुर्भुज में कुछ जुगाड़ कर दूं मैं और बोल दूं कि भाई इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज। क्लियर है बातें? मतलब हमें कुल मिला के ये सिद्ध करना है कि इस समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। आ जाओ पहले इसकी फिगर बनाते हैं, पहले इसका फिगर बनाते हैं एक। तो ये एक वृत्त है और इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है जो मैं ये बना रहा हूं, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है ना। ऑटोमेटिक क्यों नहीं बनाया सर? अरे भाई ऑटोमेटिक बना तो देता, लेकिन आपको भी तो आइडिया लगना चाहिए कि बनाते कैसे। एग्जाम में तो खुद बनाना पड़ेगा ना, तो वहां आप तो ऐसे ही बनाओगे जैसे मैं बना रहा हूं, तो इसलिए मैं भी ऐसे ही बना रहा हूं, है ना, बच्चों के साथ। यहां देखो समांतर चतुर्भुज बनाना है, ये बना दिया और यहां पर ये बना दिया। ये बन चुका है अपना बढ़िया सा समांतर चतुर्भुज, है ना। यहां पर नाम लिख दिया ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसको हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समचतुर्भुज सिद्ध करना है। ये जो स्पर्श बिंदु हैं इनका भी नाम लिख दो, जो सभी स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु हैं। ये स्पर्श रेखाएं भी है ना साथ साथ में, तो इसको लिख दिया पी क्यू आर और एस। क्लियर है? दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर हो जाएगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती समांतर चतुर्भुज की, तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि भाई AB बराबर CD और BC बराबर AD, BC बराबर AD। समीकरण संख्या 1 और 2। ये बातें हमें पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने यहां पर कुछ नहीं किया। हमें पता है भाई समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा बराबर होती, वो लिख दिया। अब क्या करने वाले हैं? अब ध्यान देना यहां पर। अब एक काम ये कर देते हैं कि सबसे पहले लिख दो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो अब हम सिद्ध करते हैं, ध्यान देना कैसे। वही वाला खेल अभी थोड़ी देर पहले, जैसे ही ऐसा फोटो दिखे स्पर्श रेखा और बाह्य बिंदु, वही प्रमेय लगा दो कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये बाह्य बिंदु है और ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों आपस में क्या? बराबर होंगी। तो लिखेंगे AP बराबर AS। कारण खुद से लिखेंगे आप, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती हैं, कारण खुद से लिखना है, ठीक है। ऐसे ही B के साथ जाओ, BP बराबर BQ, तो जिधर AP उधर BP, BP बराबर BQ, कारण वही। C के पास जाओ, CR बराबर CQ, तो CR इधर लिखेंगे और CQ BQ एक साथ। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कौन सा वाला कहां पर लिखना है, उसी हिसाब से, है ना। और DR बराबर DQ, तो CR के साथ DR आ जाएगा। DR बराबर क्या था? DR बराबर DS है, तो DS यहां पर आ जाएगा। ये 4 समीकरण है, 1 2 3 और 4, 4 समीकरण है। इन चारों को जोड़ दो, इन चारों समीकरण को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4। ये अभी थोड़ी देर पहले कराया था, सेम टू सेम यही। इसमें नई चीज बस इतनी है, इतनी नई चीज है, बाकी सेम टू सेम कराया था अभी पिछले किसी क्वेश्चन में, अभी दिखाऊंगा। इन चारों को जोड़ो, AP + BP + CR + DR, AP + BP + CR + DR कितना हो जाएगा भाई? AS BQ CQ DS, AS BQ CQ DS, है ना। AP BP यहां पे जोड़ के देखो, AP BP दोनों में P आया, गायब कर दो, AB बन जाएगा। CR DR ऊपर वाला देखो पूरा का पूरा CD मिल रहा है आपको। AS और DS इन दोनों को देखो, AS और DS को तो S हटाएंगे तो AD मिल जाएगा और BQ CQ से क्या मिल जाएगा? BC। जो पिछला क्वेश्चन अभी सिद्ध करने का आया था एक, है ना, वो ये सिद्ध करना था। तो ये तो आपको पहले भी सिद्ध करा चुका हूं यहां तक। अब इन दोनों को, इस लाइन को और ये समीकरण 3 को, इन तीनों को मिला के आराम से सिद्ध कर सकते हो कि ये क्या है? ये एक समचतुर्भुज है। कैसे? सर AB बराबर CD है, तो AB की जगह भी CD लिख दो, CD को CD रहने दो। AB की जगह भी CD लिख दो और CD को CD रहने दो। इसी प्रकार से AD बराबर BC है, तो यहां से भी AD को AD रहने दो और BC की जगह पर भी AD लिख दो। यहां से आपका क्या सिद्ध हो गया? 2CD बराबर 2AD, 2 से 2 कट गया। आपने ये सिद्ध कर दिया यहां से कि भाई CD जो है वो AD के बराबर है। क्या? CD AD के बराबर है। क्या सिद्ध कर दिया? ये पहले समांतर चतुर्भुज था,
मतलब आमने सामने की भुजा तो बराबर थी। आपने अभी सिद्ध किया तुरंत के तुरंत कि ये जो CD है ये वाला, ये AD के बराबर है। CD तो इसके बराबर था और ये वाला इसके बराबर था। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसको समीकरण 4 लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 4 से, समीकरण 1, 2 और 4 से ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अतः यहां लिख दो, अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हो चुकी हैं, एक सम चतुर्भुज है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, क्योंकि यहां से लेके यहां तक अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया था सेम टू सेम। बस आपको इन दोनों समीकरण को और इसको मिला के ये खेल खेल लेना था, बात खत्म। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 11। कौन से क्वेश्चन में ये वाला मैंने सिद्ध कराया था, यहां से यहां तक वो भी दिखा देता हूं, है ना। ये वाला क्वेश्चन था, कहां गया, हाँ ये देखो ना, अभी जो सिद्ध कराया हूं वो यही था, यही जो लिखा है ना अभी वाला क्वेश्चन, अभी जो जस्ट कराया हूं वो यही था। और देखो ये सेम टू सेम चीज सिद्ध करनी थी, है ना। कहां गया, AB प्लस CD, AD प्लस BC, यही चीज अभी मैंने सिद्ध कराया तुरंत के तुरंत। आ गई बात समझ में? बस थोड़ा सा नया खेल था इसमें, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये अभी हमने सिद्ध कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहां दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BC और DC की लंबाइयां क्रमशः 8 और 6 हैं, तो AB और AC ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे खेलना है, एक एक बात समझते रहेंगे, खेल चलता रहेगा। सर बाह्य बिंदु दिख रहा है मुझे और सर्कल दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है और बाह्य बिंदु दिख रहा है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान देना यहाँ पर, ये 6 सेंटीमीटर का है तो इसका नाम दे दो ना, इसका नाम D है, इसका नाम E लिख दिया और इसका नाम F लिख दिया। ये 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये 8 का है तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, एकदम बढ़िया। अब आगे ये यहाँ से यहाँ तक, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु से खींची गई है, उसी बाह्य बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा खींची गई है, तो इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। अगर मैंने इसको x बोल दिया तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या यहां तक सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं कि सर ये C से बाह्य बिंदु से ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। 6 दिया था तो ये भी 6 हो जाएगी, 8 दिया था तो ये भी 8 हो जाएगी। इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन दोनों बराबर हैं तो दोनों को x और x मान लिया। यहाँ तक की खेल समझ में आ गई। आगे का खेल बड़ा ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी का मतलब बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। आगे का खेल थोड़ा सा बड़ा है, बाकी आसान है। क्या है खेल, मैं बताता हूँ। इसी त्रिभुज की, जो त्रिभुज ABC दिख रहा है आपको, दिख रहा है, इसी त्रिभुज की आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है 2 तरीके से। यही कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है बस, बाकी तो सब खेल जाओगे। बस यही याद रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2 तरीके से निकालने वाले हैं। पहला तरीका क्या, हीरोन फॉर्मूला, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके। हीरोन सूत्र पढ़ाया ना 9th क्लास में। 9th क्लास में कौन सा चैप्टर था, अभी तो अपडेट हो गया तो चैप्टर नंबर शायद 10 है ना, 10। तो हीरोन फॉर्मूला में ये सूत्र आपको पढ़ाया गया था। उसके हिसाब से सूत्र क्या होता है हीरोन फॉर्मूला वाला, त्रिभुज का एरिया जो होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहां पर S क्या है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ABC क्या है, इसकी तीनों भुजाएं। यहां से एक तो निकालना है, दूसरा कैसे निकालेंगे सर, दूसरा हम निकालने वाले हैं 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। 2 तरीका है, इन दोनों तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और आपस में बराबर कर देंगे, खेल खत्म। अब कैसे करना है आ जाओ देखते हैं इसको।
सबसे पहले एक बात मुझे ये बताना कि क्या ये समझ में आ चुका है, ये त्रिभुज मैं लेके नीचे अगर बनाता हूं, ध्यान देना यहां पे एक एक बात। अब इस सर्कल से कोई मतलब नहीं है खास, अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए इस त्रिभुज को मैंने नीचे बना लिया, ABC नाम है इसका। मुझे बताना BC कितना है, BC 6 और 8 14। मुझे बताना AC कितना है, 6 और x 6 प्लस x, और ये कितना है 8 प्लस x। कोई डाउट है क्या? भुजाओं की लंबाई यही है, तीनों याद है ना। अब इसको हम दूसरे पेज पे लेके चलते हैं और वहां पे समझते हैं। यहां पर अभी आपके सामने एक त्रिभुज दिखाया मैंने कुछ इस प्रकार का, जिसका नाम था ABC। इस त्रिभुज का नाम क्या रखा था, ABC, और इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां हमें पहले से ज्ञात हैं, ABC, जिसमें इसकी लंबाई थी 6 प्लस x सेंटीमीटर, इसका था 14 सेंटीमीटर और इसका था 8 प्लस x। और मैंने बताया कि इसको हीरोन फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकालो। तो हीरोन फॉर्मूला में सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए, बी और सी क्या हैं, तो ये तीनों भुजाओं की लंबाइयां हैं। ए की जगह पर मैंने 14 रख दिया, ए की जगह पर मैंने 14 रख दिया, बी की जगह पर 6 प्लस एक्स रख दिया, और सी की जगह पर 8 प्लस एक्स रख दिया और 2 से भाग कर दिया। 14 और 6 20, 20 8 28, x प्लस एक्स 2x बटे 2। 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो बच जाएगा 14 प्लस एक्स बटे 2। 2 से 2 को उड़ा दिया और ये फाइनली हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप आ गया। हीरोन फार्मूला आना चाहिए। हीरोन फार्मूला में 2 सूत्र लगते हैं, एक तो ये सेमी पेरीमीटर वाला और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है। अब देखो, अब s आपके पास पहले से आ गया 14 प्लस एक्स, मतलब जहां भी s दिख रहा है वहां पर क्या लिखना है आपको, 14 प्लस एक्स। सर ये ABC क्या है, तो a इसको बोल दिया मैंने, यहां चलो ABC आपके लिए लिख भी देता हूं, मैंने इसको a बोल दिया, इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को b और इस वाली भुजा को c। मतलब आपके पास s भी आ चुका है, ये रहा s का मान, a, b और c इन तीनों का मान पता है, सब कुछ इसमें रखेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अंडर रूट s की जगह पर क्या, 14 प्लस एक्स, s माइनस ए। तो देखो s की जगह पर तो 14 प्लस एक्स आ गया और माइनस ए का मान 14। ऐसे ही है आपके सामने s माइनस बी, s की जगह पर तो सर यही आ जाएगा 14 प्लस एक्स, माइनस बी की जगह पर कितना आ जाएगा, 6 प्लस एक्स। आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, यहां पर नहीं लगाया था। यहां पर इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि माइनस के बाद केवल एक संख्या थी, लेकिन यहां माइनस के बाद पूरा का पूरा दो चीजें आ रही हैं, 6 भी आ रहा है और x भी आ रहा है। माइनस के बाद कभी भी ज्यादा नंबर आए तो हमेशा आपको ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 6 प्लस एक्स। ध्यान देना, एक बार फिर से इसको समझते हैं। ये s था, s का मान 14 प्लस एक्स, s माइनस ए, s माइनस बी, और इसी प्रकार से आप लिखेंगे s मतलब कि 14 प्लस एक्स माइनस c का मान कितना, 8 प्लस एक्स। आ रही बातें समझ में? ज्यादा बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी सब खत्म हो जाएगा, अभी सब थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। यहां पर आपको बस मान रखना आना चाहिए, मान रखने में गलती नहीं करेंगे। गलती क्या करेंगे आप एग्जाम में, क्या गलती करते हैं, यहां ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और गलत हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। जब दो चीजें आपस में माइनस होंगी हमेशा ब्रैकेट लगाकर ही, कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग करके ही खेलना है। आगे की बात देखना ध्यान से, आगे की बात देखो, 14 प्लस एक्स इसको ऐसे ही रहने दो, इस वाले ब्रैकेट में 14 से 14 उड़ा दिया, x आ गया। ठीक है, इधर देखो, इधर ब्रैकेट ओपन करो, 14 प्लस एक्स को ऐसे ही लिख दो, 14 प्लस एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, ये वाला माइनस अंदर जाएगा, गुणा होगा -6 माइनस एक्स कर देगा। इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब दूसरे ब्रैकेट की बारी आई, इसका 14 प्लस एक्स ऐसे ही लिख देंगे, ये वाला ब्रैकेट माइनस अंदर जाएगा, -8 माइनस एक्स कर देगा। देखना कौन कौन काटा जा सकता है, x से x को उड़ा दो और यहां भी आप x से x को उड़ा दो। अब ये छोटा बन चुका है, कैसे, यहां देखेंगे तो हम निकाल रहे हैं अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, इसको बाउंड्री लाइन बना दिया। अब बात कर लेते हैं दोबारा से, इसी को लिखेंगे अंडर रूट, ध्यान देना यहां पे, पहले क्या है 14 प्लस एक्स, तो पहले इसको लिख लो 14 प्लस एक्स
फिर क्या है, x है, फिर x को लिख लो। फिर क्या बचा आपके पास, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 कितना, 8, 8 लिख दिया। और यहां क्या बचा, 14 माइनस 8 मतलब कि 6 लिख दिया। तो ये निकल के आ गया आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको अगर ढंग से लिखो, अगर और ढंग से लिखो तो 8 गुणे 6, 8 6 48, फिर x लिख दिया और इस 14 प्लस x को लास्ट में लिख दिया, इतना वर्ग इकाई, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, वर्ग इकाई क्यों लिखना, सेंटीमीटर में ही तो है सब कुछ, सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण संख्या 1। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकालने वाले हैं। पहला, हीरोन का फॉर्मूला लगाया और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। त्रिभुज आपके सामने है, आ जाओ मेन पेज पे, आ जाओ मेन पेज पे, बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक तरह से भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास आ चुका है, रखा हुआ है, अभी उसका यूज करेंगे, उसको वहीं रहने दो जहां पर है। अब दूसरे तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। दूसरे तरह से 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का प्रयोग करके, दूसरे तरह से प्रयोग करके लगाने के लिए आपके पास ऊंचाई तो होनी चाहिए, ऊंचाई तो होनी चाहिए। तो ऊंचाई यहाँ पर कितना है, इसका त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से देखना, इसको मैं कुछ बांटूंगा, कुछ तोड़ूंगा, इसको 3 भाग में तोड़ देता हूं मैं। इस त्रिभुज को मैं 3 भाग में तोड़ दिया। किस भाग में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसको 3 पार्ट में, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या ABC का क्षेत्रफल मिलेगा। देखो ना, OBC, कौन कौन सा, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल प्लस इसका OAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज इसका OAC का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल। फिर से समझेंगे एक बार, इस त्रिभुज को मैंने 3 भागों में तोड़ा। पहला भाग ये था, दूसरा भाग देखेंगे, दूसरा भाग भाई ये था, ये वाला, और तीसरा भाग देखेंगे, तीसरा भाग ये था, ये वाला। तो ये 3 भागों में तोड़ दिया और तीनों को जोड़ देंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे खेलेंगे। यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहां पर देखो, इस रेड वाले का परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, है ना, और इस वाले का परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और इस वाले का परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर मतलब लंब। सबसे पहले लाल वाले को देखो, जो नीचे लाल कलर से दिख रहा है आपको, इसमें लिखेंगे पहले BOC का लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2, इतने की बात कर रहा हूं, बस इतने की बात कर रहा हूं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है इसका, आधार ये सर पूरा का पूरा है, 8 6 14, तो आधार 14 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई तो यही होगी सर, ऊंचाई तो यही होगी 4, तो ऊंचाई हो गई 4, प्लस इधर वाले जो सफेद कलर से ये वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज जिसको मैं येलो कलर बना दिया पूरा का पूरा। अब इसको देखना, आधार ये पूरा हो जाएगा और ऊंचाई ये तो वृत्त की त्रिज्या है, तो ये तो 4 ही रहेगी। तो आधार कितना हो गया, 8 प्लस x, 8 इतना और x इतना, 8 प्लस x। तो इसका, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है 8 प्लस x, ऊंचाई कितना है सर 4। अब OAC इस ग्रीन वाले की बात हो रही है, ग्रीन वाले त्रिभुज की बात हो रही है। 1/2 गुणे आधार, आधार 6 प्लस x, ऊंचाई, सर ऊंचाई तो यही है, वृत्त की त्रिज्या ही तो है, ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है, ऊंचाई तो 4 ही होगी। 2 से 4 को उड़ा दो हर जगह, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। यहां पर क्या आया, पहले इनको सॉल्व करो, 14 दूना 28, ये तो हो गया 28, प्लस इसको सॉल्व करो, 2 तो बाहर है, ब्रैकेट में है 8 प्लस x, और ऐसे ही 2 तो बाहर है, ब्रैकेट में है 6 प्लस x। इस पूरे को खेल जाओ, 28 प्लस 8 दूना 16 प्लस 2x, और 6 दूना 12 प्लस 2x, 28 16 12 28, 28 दूना 56। सारे नंबर्स को आपस में जोड़ो, 28 और 16 और 12 को कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 2 और 2x कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। यहां तक का खेल बिल्कुल बढ़िया। इतना क्षेत्रफल आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 तरह से क्षेत्रफल निकालना सिखा दिया। एक क्षेत्रफल आपको ये दिख रहा है, एक क्षेत्रफल आपको ये दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं क्या। एक क्षेत्रफल आपको ये दिख रहा है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला क्षेत्रफल है ना। इसको दूसरे कलर से करूं तो ज्यादा बढ़िया दिखेगा। यहां देखो,
एक क्षेत्रफल भाई आपको ये वाला दिख रहा है, इसको ध्यान देना है, और एक क्षेत्रफल आपके सामने ये जो निकाला है ये दिख रहा है। क्या दोनों अलग अलग चीजों के क्षेत्रफल हैं क्या? ये भी तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, और ये जो आपको दिख रहा है ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। ये आपका समीकरण 1 था, और ये वाला आपका समीकरण कितना बन गया? 2 बन गया। दोनों जब एक ही चीज के क्षेत्रफल हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आ जाओ इन दोनों को बराबर करते। इसको याद रखना, 56 + 4x क्या है? 56 + 4x। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये जो है √48x 14 + x ये बराबर हो जाएगा 56 + 4x के, और इसमें से 4 कॉमन ले लोगे, अगर इसमें से 4 कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा? 56, 14 चौका 56 + x, 4 कॉमन ले लोगे तो यही बच जाएगा। देखो ना यहाँ पे, यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लिया तो 14 चौका 56 + x, यही तो बच जाएगा, है ना। तो ये लिख दिया, दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर कर दिया। ये वाला हमने हीरोन फॉर्मूला के माध्यम से निकाला था, ये वाला हमने 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के माध्यम से अभी निकाला। यहां तक कोई डाउट नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम। अब जब ऐसा समीकरण आपको देखने को मिलता है कि एक तरफ रूट का चिन्ह हो, करड़ी का चिन्ह हो, एक तरफ ना हो, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया करो। जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो वर्ग से इसका करड़ी का चिन्ह, रूट का चिन्ह गायब हो जाएगा, और यहां पर बच जाएगा ये, बाहर निकल जाएगा ये। और जब इधर वर्ग करोगे 4 का वर्ग 16 और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, 16 से 48 को काट दो, 16 × 48, तो यहां पर बन गया 3x 14 + x बराबर 14 + x का होल स्क्वायर, 14 + x का होल स्क्वायर। देखेंगे ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत? वर्ग किया, ये आ गया, 16 इधर आके भाग होगा, 16 × 48 नीचे छाप दिया। 3x को इन दोनों में गुणा कराएंगे, 14 × 42x, 3x × x 3x² बराबर a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 14 × x कितना हो जाएगा? 28x। कोई डाउट नहीं है, सबको इधर ले आओ एक तरफ और द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण 3x² - x² कितना बचा? 2x²। ये x² इधर आके माइनस होगा, 3x² - x² कितना? 2x²। क्लियर है बात? ठीक है। अब x वाले को देखो 42x, और ये आके इधर -28, तो कितना बचेगा? 12 - 8 4, और 3 - 2 1, 14x। 42x - 28x कितना? 14x। और क्या बचा आपका? 96 - 196 बराबर 0। अब यही समीकरण सॉल्व करेंगे और x का मान आ जाएगा। इसको छोटा करने के लिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो एक बार 2 कॉमन लेके बताएंगे क्या आएगा इसका छोटा वाला रूप। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद देखो ये बड़ा है, यहां से भी आंसर आएगा, लेकिन उतना दिमाग क्यों लगाना जब अपने पास आसान चीजें भी हैं। 2 कॉमन लेके इसको आसान बनाओ। x² 2 × 7 14x -2 × 9 18 2 8 16 बराबर 0। 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा, और अपने पास जो द्विघात समीकरण आ चुका है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं वो है x² + 7x - 98 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण वहां पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे और x का मान आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस का 98 आना चाहिए। बताना 2 नंबर। तो 14 × 7 = 98 होता है, 14 × 7 = 98। इसको लिख देंगे 14 - 7, तो x² + 14x - 7x - 98 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x + 14 -7 कॉमन लेंगे तो x + 14 बराबर 0। x - 7 एक कोष्ठक में, x + 14 एक कोष्ठक में बराबर 0 बराबर 0। जब एक बार x - 7 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 7 आएगा। जब x + 14 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -14 आएगा। माइनस तो कभी भी लंबाई हो नहीं सकती, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड, अमान्य। क्यों? माइनस क्या इसकी लंबाई हो सकती है क्या? अब -14 यहां रखोगे, 6 - 14 -8, क्या इसकी लंबाई -8 हो सकती है? कभी नहीं। तो उसको छोड़ दो। x का मान कितना? 7 आ चुका है। x का फाइनल मान कितना आ चुका है? 7 आ चुका है। इस 7 को लेकर इधर आओ, इस 7 को लेकर इधर आओ। तो जो अपनी भुजा AC है उसकी लंबाई 6 + x थी, 6 + x।
x का मान 7 आ चुका है, मतलब 6 + 7 ये आ चुका है 13 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा पूरी की पूरी कितने की है? 13 सेंटीमीटर की। x का मान 7 है तो इसमें AB में x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 + x। कितना? 8 + x। x की जगह पर 7 रख दो, 8 7 15 सेंटीमीटर। मतलब ये भुजा तो हमें 14 पता ही थी, ये वाली निकाला 13 आ गई, ये वाली निकाल दिया तो 8 7 15 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन आसान है, मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा सा लेंदी है। फिर से बता रहा हूं, एक मेथड ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, इससे निकालोगे। दूसरा मेथड आपका, एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। दूसरा मेथड आपका ये था, इससे निकाल लिया। फिर दो समीकरण बने, एक और उस वाले पेज पे दो, दोनों को बराबर करके एक द्विघात समीकरण बना के इसको सॉल्व किया। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और इसका भी ले लेंगे, दोनों का ले लेंगे और अपने हिसाब से देख लेंगे कि कैसे आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 12 कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे और वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे दोस्त, ये मेहनत आपके लिए की जाती है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जितने भी नई क्लासेज आती हैं, नया अपडेट आता है चैनल के बारे में कुछ भी, वो सब कुछ आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 13 की। यहां दिया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। आ जाओ समझते हैं पहले कि बात क्या लिखा है। चतुर्भुज है और आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। जो बताऊंगा 2 स्टेप वही याद रखना है, बस बात खत्म। बात खत्म, ज्यादा बातें मैं करता नहीं हूं, बस 2 स्टेप बताऊंगा और वही याद रखना है आपको, काम खत्म है ना। तो कुछ लाइन बना लेते हैं पहले, जैसे एक चतुर्भुज बना लेते हैं, इसके चारों तरफ ये हो गया और कुछ इस प्रकार का ये हो गया, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा अपना, और कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये एक चतुर्भुज दिख रहा है आपको, ABCD इसका नाम रख दो भाई, ABCD। तो वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज बना दिया मैंने, और ये रहा वृत्त का केंद्र O। बन जा O, नहीं बन रहा, हाँ बन गया। ये रहा वृत्त का केंद्र क्या? O। क्वेश्चन ये था कि जो इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, जो सम्मुख भुजाएं हैं वो वृत्त के केंद्र पर, जो सम्मुख भुजाएं हैं, जैसे कि AB और CD की बात कर लेता हूं, तो AB जो वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करेगी, ये वाला और ये वाला, और CD जो वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करेगी। कौन कौन सा CD कौन कौन सा अंतरित करेगी, ध्यान देंगे यहाँ पे। CD जो वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करेगी, मतलब कि ये वाला कोण, हाँ। तो ये दोनों कोण जो है आपस में संपूरक हैं, मतलब इन दोनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। आपको ये सिद्ध करना है। ये समझ में आ गया क्या? एक बार फिर से बताऊं, एक वृत्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज है, बोल रहा है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं, मतलब दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है। जो दो कोण आपको दिख रहे हैं इनका। अब इसको करने का तरीका क्या होगा सर, कैसे किया जाए इसको? आओ देखते हैं, कुछ तो जुगाड़ लगाऊंगा ना। आओ देखते हैं, बात करते हैं कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन रचनाएं करेंगे। सबको मिला दो, पहले इन बिंदुओं का भी नाम लिख दो, PQRS, 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 इन बिंदुओं का नाम लिख दिया। सबको मिलाओ केंद्र से, ऐसे मुझे मजा नहीं आ रहा यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा, सबको केंद्र से मिला दो। केंद्र से सबको मिला दिया, इसको, इसको, इसको और पता नहीं किसको किसको, सबको मिला दिया है ना। सबको केंद्र से मिला दिया। अब कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन हो ना हो, डायग्राम तो बढ़िया बन गया है ना, देखने में एकदम बेहतरीन लग रहा है। आ रही बात है समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के कितने कोण बन रहे हैं इधर? कुल मिला के सर 8 कोण बन रहे हैं। 8 कोण का नाम लिख दो, 8 कोणों का नाम लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो और अच्छा लग रहा है, घड़ी जैसा लग रहा है। कैसे होगा लेकिन यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, अभी देखेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा लग रहा है, डायग्राम तो अच्छा लग रहा है। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान देना, यहां पर 2 त्रिभुज को सर्वांग सम करना है ना। पहला मैंने बताया ना कि 2 स्टेप बताऊंगा, काम खत्म, एकदम खल्लास। तो इसमें 2 त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। बात यह है कि कौन कौन से त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। ये कोने वाले ये वाला ले लो और ये वाला ले लो। करना तो सबको है, लेकिन सबको नहीं करेंगे, सबको इसी प्रकार से लिखेंगे। 2 को करो, क्यों कर रहा हूं ये भी बता देता हूं। 2 को करने के बाद बाई CPCT में लिखना चाहता हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2।
एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो इन दोनों त्रिभुज को पहले आप सर्वांग सम करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, OAS में, OAS में। बस 2 स्टेप है ना। पहला स्टेप यही चल रहा है कि त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, दोनों को सर्वांगसम करो। सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं OA बराबर OA, OA OA है ना, OA OA करके कोई गाना भी तो है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, आप लोगों को नहीं पता होगा है ना, आप लोग नए जमाने के बच्चे हैं। आ रही बात समझ में, OA बराबर OA, उभयनिष्ठ भुजाएं। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं AP बराबर AS, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो AP भी एक स्पर्श रेखा है, AS भी एक स्पर्श रेखा है। तो AP बराबर, ये क्या लिख दिया, PS लिख दिया मैं, अरे ऐसे कैसे हो गया, AP बराबर AS, AP बराबर AS, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। लिख लेंगे खुद से, ठीक है। AP बराबर AS समझ में आ गया, ये कॉमन हो गया। और ये OS बराबर OP, OS बराबर OP, तो OP बराबर OS, ये क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। 3 बातें है ना, 3 बातें काम खल्लास, 1 2 3, 1 2 3। कोई डाउट है इसमें? भुजा 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 नियम से हो गए कि नहीं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं ना एकदम बढ़िया से। तो लिख दो ना, फिर लिख दो त्रिभुज OPA क्या हो गया, सर्वांगसम हो चुका है। त्रिभुज OSAK, त्रिभुज OSAK भुजा 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 सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार। और ये सब मेहनत क्यों की जा रही थी कि बाई CPCT लिख सको कि इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर है। तो बाई CPCT लिखेंगे एंगल POA, एंगल POA बराबर हो जाएगा एंगल SOA के बाई CPCT। POA का नाम हमने रखा है घर का 1 और SOA का नाम हमने घर का रखा है 2। तो भाई यही करने के लिए इतना बवाल किया गया, इतना बढ़िया फिगर बनाया गया आपके लिए, चक्र बनाया गया बीच में है ना, 8 कोण बना दिए गए खतरनाक सा बिल्कुल। काम क्या करना था, एंगल 1 बराबर एंगल 2। स्टेप 1 समझ में आ गया कि कोने वाले त्रिभुज को बराबर करना है और CPCT से इन दोनों कोणों को बराबर करना है। जैसा आपने जो कहानी जो खेल आपने इस कोने वाले 2 त्रिभुज में किया, यहां भी वही करेंगे तो 3 और 4 आपस में बराबर, यहां पर करेंगे तो 7 और 8 आपस में बराबर, और यहां पर करेंगे तो 5 और 6 आपस में बराबर। तो लिखेंगे इसी प्रकार 1 और 2 बराबर थे, 3 और 4 बराबर हो जाएंगे, कोने कोने वाले आपस में बराबर, 3 और 4 आपस में बराबर, 3 बराबर 4, और क्या भाई, 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8, 7 बराबर 8। ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो समीकरण बना दो इनको, 1 2 3 4। क्या ये बात में कोई डाउट है क्या? तो बच्चों वाला खेल था अभी तक, इतना कुछ बवाल नहीं कर दिया मैंने, बिल्कुल बच्चों वाला खेल खेला हूं अभी, है ना, कि इन दोनों को बराबर, इन दोनों को बराबर, उन दोनों को बराबर, इन दोनों को बराबर, ठीक है। अब देखो हमें किससे किससे मतलब है, हमें किससे किससे मतलब है, अपने को क्या क्या चाहिए। सर हमें मतलब है, हमें करना था इस कोण को इस कोण के बराबर, यही करना था ना, यही करना था। अपने को चाहिए 1 8 4 5, बाकी ये नहीं बोलूंगा कि भाड़ में जाए, है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो 1 8 और 4 5 इन सबको क्या करना चाहिए, हमें रखना चाहिए, बाकी सबको जाने दो, जहां भी जाना है जाने दो। कौन कौन अपने लिए जरूरी है, 1 4 5 8। एक बात बताना, एक वृत्त के केंद्र के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता, पक्का, ठीक है। 1 2 3 4 5, अरे बन जा 5 5 6 7 8, सबको जोड़ने पे क्या 360 डिग्री आएगा। एक बिंदु के चारों तरफ कोण, एक कोई बिंदु है इसको चारों तरफ कोण कितना 360 डिग्री, ये भी बिंदु है चारों तरफ का कोण, सबको जोड़ दिया कितना 360। किसको किसको रोकना है और किसको किसको भगाना है, ये किसके ऊपर है, ये मेरे ऊपर है और आपके ऊपर है, बाकी किसी के ऊपर नहीं है। भाई हमें ये वाले चाहिए, हमें ये वाले चाहिए, आमने सामने वाले। 1 8 4 5 को रोकना है, 1
4, 5 और 8 इनको रोकना है, बाकी सबको जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक को रोकना है, रोक लिया। 2 को जाने देना है तो 2 की जगह पे क्या लिख दूंगा 1। 2 को नहीं चाहिए, 2 अपने काम का नहीं है, 2 की जगह पर 1। 3 अपने काम का नहीं है तो 3 की जगह पर क्या 4। 3 की जगह पर क्या 4। 4 को रहने दो यहीं पे, 5 को रहने दो। 6 नहीं चाहिए तो भाई 6 की जगह पर क्या 5। 6 की जगह पर क्या 5 और 7। 7 नहीं चाहिए क्या, 7 नहीं चाहिए तो 7 की जगह पर क्या 8। 7 की जगह पर 8 और 8 तो चाहिए ही, ये आ गया 360। अब देखो जो चाहिए बस वही दिख रहा है, जितने भी निकम्मे लोग थे सबको बाहर फेंक दिया गया है, कोई फालतू चीज नहीं। 1, 4, 5 और 8 वही दिख रहा है ना। हाँ, सब 2-2 बार आ रहे हैं तो 2 कॉमन ले लो, 1, 4, 5 और 8 सब 2-2 बार आ रहे थे तो 2 बार लिखने से अच्छा ऐसे लिख लो, ठीक है। 360 डिग्री यहां पर है, ये 2 जाएगा उधर भाग कर देगा तो क्या बचा 1, 4, 5, 8 बराबर 360/2 और हो गया काट पीट के कितना 180 हो गया सिद्ध। अब देखो 1, 4, 1 और 8, 1 और 8 एक साथ हैं, 1 और 8 को एक साथ लिखो, 4 और 5 को एक साथ लिखो। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 और 8 एक साथ यहां पर हैं और आपस में मिलके ये वाला कोण बना रहे हैं AOB। तो 1 8 की जगह पर मतलब इन दोनों की जगह पे मैं लिख सकता हूं AOB। इसी प्रकार से 4 5 एक साथ हैं ये ऊपर और ये बना रहे हैं COD, तो इनकी जगह पर मैंने लिख दिया क्या COD बराबर 180 डिग्री और ये सिद्ध हो चुका है जो आपको सिद्ध करना था। और बाद में लिख देना है इसी प्रकार ये वाला पूरा कोड AOD और BOC ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, बात खत्म। तो ये आपको खेल खेलना था, बड़ा ही आसान मजेदार खेल था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 तक ये हमने प्रश्नावली जो है कंप्लीट कर लिया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें सारे ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पे मैंने पॉइंट आउट किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको तो बिल्कुल मतलब कि घोल के पी जाना है ना, बिल्कुल बढ़िया से। ये नहीं कि रट लेना, जो स्टेप्स बताए हूं वो जरूर रटना है, लेकिन सॉल्यूशन आप कर लोगे। बस जो स्टेप्स बताता हूं, जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे छुपा होता है वो मैं बताता हूं, उसी को पकड़ लिया तो पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो एक काम जरूर करना है दोस्त, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और अपने प्यारे कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि हाँ सर वृत्त में सब कुछ क्लियर। और अगर डाउट है तो वो भी बताना है कौन से क्वेश्चन में डाउट है। कभी कभी आप लोग बस ये लिख देते हो कि सर डाउट है। भाई सर डाउट है का मतलब सर को समझ में नहीं आता, सर नहीं समझ पाते कि कौन सा डाउट है। अगर डाउट है तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर मेंशन किया करो, ऐसे मत लिखा करो कि सर डाउट है, मुझे क्या पता क्या डाउट है आपको, ठीक है। तो ये सारा काम करेंगे। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। और ये हमारे टॉप कोर्सेज जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम CBSE बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की क्लासेस कवर करते हैं। और अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप NCERT पैटर्न को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप ये क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम का अपना एक अलग चैनल है जिसका नाम मैग्नेट ब्रेन्स है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं, आप इनको भी देखिए, इनसे कुछ स्किल्स की इंप्रूवमेंट कीजिए अपने अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। मैग्नेट ब्रेन्स वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो आपको आपके स्कूल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही हमें आप इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।